Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 14 September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ना देखिए फ्रंट पेज में हमारा कल भी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था कि जो निपाह वायरस के केसेस है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे केरल में बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब ये जो निपाह वायरस वाला जो केस है ना, इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा एडिटोरियल सेक्शन में. तो हम वहां पर दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके क्या करेंगे, रीड करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर स्पेशल सेशन टू डिस्कस पार्लियामेंट 75 ईयर जर्नी टेक अप बिल्स ऑन सीईसी द प्रेस. अब आप सभी को पता है कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होना है. ओके, तो इस स्पेशल सेशन में क्या क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है, एक ब्लूप्रिंट आप ऐसा कह सकते हैं. तो मेन एजेंडा इसका यहाँ पर जो फर्स्ट डे ऑफ द सेशन रहेगा वहां पर जो पार्लियामेंट के जो 75 ईयर्स हो चुके हैं उसमें अब तक क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या काम हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. सो द बुलेटिन इशूड बाय द राज्यसभा एंड द लोकसभा नोटेड दैट द September 18 there will be a discussion on parliamentary journey of 75 years starting from the संविधान सभा अचीवमेंट एक्सपीरियंसेस मेमोरीज एंड लर्निंग्स. तो 75 ईयर्स की जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस जो है हमारे, मेमोरीज जो हैं और जो भी लर्निंग्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को पहले डिस्कस किया जाएगा. उसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जैसे कि द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इसे कंसोलिडेट किया गया है. इसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया से लॉ रिलेटेड यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर देखा जाएगा. नेक्स्ट है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शंस कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन फॉर सर्विस टर्म्स ऑन ऑफिस. इस बिल को यहाँ पर देखा जाएगा कि इस बिल में हम क्या जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो हमारे हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस और टर्म्स ऑफ सर्विसेज रहेंगी. ओके, तो ये कुछ यहाँ पर बिल्स आपके प्रेजेंट होंगे हमारे स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में. और फर्दर अभी हम देखते हैं. अब देखिए सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सेशन स्टार्ट होने के बाद और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं उसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. बट बिफोर मूविंग वहां पर हम मूव कर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. आपको कुछ पेयर्स दिए गए थे जहां पर आपको एक साइड कंट्रीज के नेम दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको क्या है, सी बॉर्डरिंग एरिया, मतलब एक तरफ सी है और दूसरी तरफ कंट्रीज के नेम दिए गए हैं. अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है और कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है. ओके, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेड सी दिया है, तो क्या रेड सी का बॉर्डर सीरिया के साथ यहाँ पर लगता है या नहीं लगता, ये बताना है. ओके, तो ये क्या करेक्ट ऑर्डर है आपका, ये करेक्टली मैच्ड है या नहीं मैच्ड है. नेक्स्ट है हमारा मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी का जो बॉर्डर है आपका मोरक्को के साथ लगता है क्या नहीं लगता है. ओके सर, थर्ड वन है हमारा कैस्पियन सी. कैस्पियन सी की बॉर्डर यहाँ पे कजाकिस्तान के साथ आपकी लगती है या नहीं लगती, तो क्या ये जो पेयर है आपका करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट. ब्लैक सी की यहाँ पे क्रोशिया के साथ बॉर्डर मैच होती है, लगती है या नहीं लगती है. फर्स्ट वन है हमारा एड्रियाटिक सी. एड्रियाटिक सी की क्या बॉर्डर यहाँ पे अल्बानिया के साथ लगती है या नहीं लगती. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर होगा कि यहाँ पर वन साइड आपको सी के नेम दिए गए हैं और दूसरी साइड यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज के नेम दिए गए हैं. तो आपको ये बताना है कि कौन से सी के साथ कौन सी कंट्री का यहाँ पर बॉर्डर लगता है. ओके, सो जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर दिया है और जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है सभी को कमेंट सेक्शन में पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे. वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए. अगर आपको आता है फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, ना नहीं आता है कोई इशू नहीं, फिर भी आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की. ओके, क्योंकि देखिए हमने कैस्पियन सी के बारे में कई बार पढ़ चुका है, रेड सी के बारे में पढ़ा है, ब्लैक सी के बारे में भी हमने पढ़ा है.
तो आप यहाँ पर अपनी एलिमिनेशन मेथड की जो टेक्निक है इसका यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके नाउ अब हम देखते हैं पहले एड्रियाटिक सी। आप इसका मैप देखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। एड्रियाटिक सी की अगर हम बात करते हैं, ये है हमारा क्या, एड्रियाटिक सी, है ना, ये आपको दिखा यहाँ पर एड्रियाटिक सी। अब इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा यहाँ पर समझ में आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे इटली दिखा, ओके, इटली की बॉर्डर लग रही है। उसके बाद यहाँ पर स्लोवेनिया दिखा, उसके बाद यहाँ पे क्रोशिया आ गया। देखिए क्रोशिया की बॉर्डर यहाँ पर एड्रियाटिक सी के साथ यहाँ पर लग रही है। ओके, तो आप लोग देखिए क्रोशिया, हमने एक कंट्री अभी पढ़ा था इसी में कि क्रोशिया की बॉर्डर ब्लैक सी के साथ यहाँ पर लग रही है। तो ये स्टेटमेंट तो देखो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि क्रोशिया की बॉर्डर यहाँ पे एड्रियाटिक सी के साथ लग रही है, ना कि ब्लैक सी के साथ लग रही। तो सेकंड ऑप्शन किस किस में है आप देखेंगे, ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। इन तीनों में आपका क्या आ जाता है, ब्लैक सी और क्रोशिया आ जाता है ना। ये वाला पेयर मतलब आ रहा है, और ये पेयर कैसा है आपका, करेक्टली मैच्ड नहीं है, गलत है यहाँ पर। तो देखिए आपके पास आंसर, सिर्फ आपको एक चीज पता थी और उससे यहाँ पर आपके सामने आंसर यहाँ पर आ गया कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है, बी है। ओके, बट स्टिल हम अभी सारी कंट्रीज और इन सबको देखेंगे। आपको यहाँ पर आप जूम आउट करके देखें तो ये एड्रियाटिक सी है और यहाँ पर अल्बेनिया, ये आपको यहाँ पर इसकी बॉर्डर दिख रही होगी। तो अल्बेनिया की बॉर्डर किसके साथ लगती है, एड्रियाटिक सी के साथ लगती है। और भी हम कंट्रीज के नेम देख लेते हैं किस किस कंट्री की बॉर्डर लगती है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं कि किस कंट्री, कौन कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर यहाँ पर एड्रियाटिक सी के साथ लगती है। तो ट्रिक क्या है, इनक्रेडिबली स्लिमी कॉकरोच बिट माय आंट। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये एज अ फ्रेज है आपके साथ। अब इसका जो आपका फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, आई का मतलब इटली, एस स्लिमी मतलब इसमें स्लिमी को आप हटा दें तो एस हो जाता है स्लोवेनिया, 3 यहाँ पे क्रोशिया, बी आपका क्या हो गया यहाँ पे बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, एम का मतलब मोंटेनेग्रो, ए का मतलब अल्बेनिया। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रीज की नेम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन था हमारा कौन सा, ब्लैक सी। अब ब्लैक सी आप यहाँ पर देखेंगे, ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं। तो आपका देखो यूक्रेन का लगता है, यहाँ पे बल्गेरिया का लग रहा है, रोमानिया का यहाँ पे बॉर्डर लग रहा है, रशिया का बॉर्डर है, टर्की का बॉर्डर है और जॉर्जिया का बॉर्डर है। अब इसका ट्रिक क्या है इसको रिमेंबर करने का, आप ऐसा कर सकते हैं, बर्गर आप सभी खाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या ईट करते हैं, बर्गर खाते हैं। बर्गर के साथ आप सिर्फ एक और लेटर ऐड कर दीजिए, टी, तो बर्गर टी, ठीक है। तो देखिए ये यू हमने किसके लिए किया, बी यू का मतलब यहाँ पे बल्गेरिया हो गया, आर का मतलब रशिया, जी का मतलब जॉर्जिया, यहाँ पे यू का मतलब यूक्रेन, आर का मतलब रोमानिया और टी का मतलब टर्की। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कंट्रीज के नेम आपको याद हो जाएंगे कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्री का यहाँ पर बॉर्डर आपके साथ लगता है। ओके, नेक्स्ट वन था हमारा कैस्पियन सी। अब आप लोग कैस्पियन सी यहाँ पर मैप में देखेंगे कौन कौन सी कंट्री है, रशिया की बॉर्डर लग रही है, ओके, यहाँ पे कजाकिस्तान की भी बॉर्डर लग रही है, तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर लग रही है, ईरान की, और यहाँ पर आप देखेंगे अजरबैजान की भी बॉर्डर यहाँ पर कैस्पियन सी के साथ लग रही है। इसका ट्रिक क्या है आपको याद करने का, तारीख, क्या तारीख, आप ऐसे कर सकते हैं। तो टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब अजरबैजान, आर रशिया, आई ईरान हो गया आपका। ओके, ये मैंने थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दी, ये आई यहाँ पर आएगा, आई मीन्स ईरान और के मीन्स कजाकिस्तान। सो कैस्पियन सी तारीख आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लैक सी बर्गर टी, ओके, बर्गर प्लस टी आप ऐसा कर सकते हैं, बर्गर के साथ हम टी भी ले रहे हैं, है ना, चाय पी रहे हैं। और एड्रियाटिक सी का हमने क्या, इनक्रेडिबली स्लिमी कॉकरोच बिट माय आंट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्या, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के साथ यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंट्रीज के आपकी बॉर्डर लगती है। इसको, ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो जाता है तो आपको इसको ध्यान से देखना होगा। तो इसमें ट्रिक क्या है, हम इसमें पार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो आपका मेडिटेरियन सी है ना, वहां पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज की भी बॉर्डर लगती हैं, यहाँ पर एशियन कंट्रीज भी हैं उनकी भी बॉर्डर लगती हैं, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ पर ये अफ्रीकन कंट्रीज आ जाती हैं, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं और कुछ एशियन कंट्रीज आ जाती हैं। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि एशियन पार्ट क्या है हमारा, सिल सी, तो सीरिया, इजराइल, लेबनान और क्रिस्पस, ये 3-4 कंट्रीज के नेम आ गए। अफ्रीकन पार्ट में हम तामिल का मतलब हम तुनिसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट और लीबिया हो गया आपका। यूरोपियन पार्ट की बात करते हैं, देखो इसका आपका फ्रेज है, बॉस की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रांस,
है ना। सो बॉस मतलब यहाँ पे बोस्निया, और सस्ती का मतलब स्पेन, मोमो यहाँ पर हो गया अल्बेनिया, स्लोवेनिया, टर्की, इटली। मोमो का मतलब आपका यहाँ पर होता है कि देखिए सस्ती में यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के नेम आ गए। सस्ती में स्पेन आ गया, ए का मतलब अल्बेनिया, और एस का मतलब स्लोवेनिया, टी का मतलब टर्की, और आई का मतलब इटली। अब मोमो मतलब मॉन्टेग्रो और मोनाको, फिर ग्रीस तो ग्रीस हो गया, फ्रांस हो गया, और लास्ट में देखिए उसमें फ्रांस और सी है, ये वाला फ्रांस है, ठीक है, तो क्रोएशिया। तो ये हो गया हमारा मेडिटेरियन सी की कंट्री। फिर यहाँ पर कंट्री बॉर्डरिंग सीरिया, यहाँ पर तिजल आ गया, सीरिया के साथ ये कंट्रीज बॉर्डर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड सी। अब रेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर लगती है? सऊदी अरेबिया, यमन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सुदान है, इजिप्ट है, ओके। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर डिजिबूटी है, और उसके बाद यहाँ पे इट्रिया भी है। तो इसका आप डेजी है ना, रेड सी है, रेड सी में आपका क्या ग्रो हो रहा है? डेजी हो रहा है। तो डी का मतलब डेजीबूटी, ई का मतलब इट्रिया, एस का मतलब सऊदी अरेबिया, और सेकेंड एस का मतलब आप सुदान कर सकते हैं, ई का मतलब इजिप्ट, और वाई का मतलब यमन। तो इस तरीके से इन ट्रिक्स का यूज करके आप कुछ भी आपको ऐसे याद करना हो ना, तो आप ट्रिक्स यहाँ पर बना सकते हैं। इन ट्रिक्स का यूज करके हम इजिली क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, दिस वन। Along with the budget, the finance minister also places other document। जब हमारा बजट सेशन होता है और बजट यहाँ पर पेश किया जाता है ना, प्लेस किया जाता है, तो बजट के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो एक और डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट के पास क्या करते हैं? आपका यहाँ पर पेश करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट? ये हम लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बजट जब आपका होता है तो जो आपका बजट प्लेस किया जाता है, तो बजट के साथ साथ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एक और डॉक्यूमेंट प्लेस करते हैं इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट के सामने। तो उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? तो आप क्वेश्चन एक बार और रीड करें। अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। वो क्या करता है? जो हमारा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर इंक्लूड करता है। द अफोरसाइड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो किसके द्वारा मैंडेट किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा मैंडेट किया जाता है ये हमें बताना है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है 4। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ओके, सो क्वेश्चन इज क्लियर टू यू कि बजट के साथ साथ आपका एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम क्या है? द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसको भी क्या किया जाता है? पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। बट ये किसकी मैंडेट, मतलब कि कौन इसको मैंडेट करता है कि आपको ये साथ में क्या करना होगा? प्रेजेंट करना होगा, ये आप लोगों को बताना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज अ कल्टिवेटर ऑफ फंगी। इसमें आपके पास कुछ स्पीशीज के नेम दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इन स्पीशीज में से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या करता है? फंगी का कल्टीवेशन करता है। किसका? फंगी का कल्टीवेशन। आपके पास एग्जाम्पल है आंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? आप लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इसको इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल ये था निपाह केसेस के, यहाँ पे जो निपाह वायरस के केसेस हैं वो राइज हो रहे हैं। 5 इन केरला, 789 कॉन्टेक्ट्स केप्ट अंडर वॉच। यहाँ पर 5 केसेस अब तक के निपाह वायरस के आ चुके हैं। हमने कल 2 देखे थे जिनमें यहाँ पे 2 पेशेंट्स की क्या हो गई थी? जान चली गई थी। अभी फिर से ये जो केसेस हो गए कितने बढ़ गए? 5 यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं और इनके कॉन्टेक्ट में 789 जो लोग आए हैं उनको अंडर वॉच रखा गया है। ठीक है, अब एडिटोरियल सेक्शन में आप यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ पर आपको एक और आर्टिकल दिखेगा यूनिफाइड अप्रोच। अब इसमें ये कहा जा रहा है ये जो निपाह वायरस है ये क्या है? एक जूनोटिक आपका वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या होता है कि वो वायरस जो आपका एनिमल से किसमें यहाँ पर जा रहा हो डायरेक्टली, किसको? ह्यूमन बीइंग में यहाँ पर उसको इन्फेक्ट कर रहा हो। क्या कर रहा है? आपका एनिमल से वो वायरस ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर रहा है और इसके साथ साथ इसकी जो फर्टिलिटी रेट होती है, मतलब इसका जो डेथ रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, ठीक है, तो
हमें ये होता है हमारा क्या, जूनोटिक। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत है। एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेल्थ कैन प्रिवेंट जूनोटिक स्पिल ओवर। यहाँ पर हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, सो दैट हाँ ये जो जूनोटिक स्पिल ओवर हो रहा है उससे हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये आपका इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड अप्रोच क्या है, जब भी ऐसा कोई भी वायरस आती है तो हम बात करते हैं किसकी, वन नेशन वन हेल्थ की। क्या, वन नेशन वन हेल्थ। ओके, इवन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो यहाँ पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ की हम बात करते हैं। ओके, इसी तरीके से और भी जो निपाह वायरस का अगर आप पूरा यहाँ पर देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या होता है, ये जूनोटिक स्पिल ओवर है। अगर हम निपाह वायरस के बारे में और कुछ फैक्ट्स देखते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ये एक जूनोटिक वायरस है, ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। ये इसका जो एक नाम आप ऐसा भी कह सकते हैं क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। यहाँ पर फैमिली किसका है, पेरीमाइक्सोविरिडे। इसका जो जीनस है वो क्या है, हेनिपेरिस है। ये क्लोजली किससे रिलेटेड है, आपका हैंड्रा वायरस से रिलेटेड है। हैंड्रा वायरस जो आपका है ये बहुत ही मतलब कि रेयर इमर्जिंग जूनोसिस कॉज होता है, इसके कारण आपको फैटल डिसीज मतलब कि आपकी जो इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस में और हॉर्सेस में होता है। सबसे पहले जो ये निपाह वायरस होता है कहाँ ब्रेक डाउन होता है आपका, मलेशिया और सिंगापुर में। मलेशिया में इन 1998 और इन सिंगापुर इन 1999 में इस वायरस के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये पहली बार कब अपीयर होता है, एक डोमेस्टिक पेग होता है ना, डोमेस्टिक पेग होता है। तो सबसे पहले हमें निपाह वायरस उसमें देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो अदर सेवरल स्पीशीज हैं हमारी डोमेस्टिक एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल कैट्स, गोट, शीप, हॉर्सेस, डॉग्स, इनमें हमें ये केसेस देखने को मिलते हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो फ्लाइंग फॉक्सेस जो होते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस यहाँ पर आप जिसको हम फ्रूट बैट्स भी कहते हैं, फ्रूट बैट्स ये है आपके बैट, है ना, ये आप बैट होते हैं। तो इन बैट में ये जो हॉस्टेस बन के जो होस्ट बनकर कौन रहते हैं, आपके निपाह और हैंड्रा वायरस रहते हैं। अब ये वायरस किस में प्रेजेंट है, बैट में प्रेजेंट है। तो बैट का जो यूरिन होता है, ओके, उनके जो फीसेस होते हैं, सलाइवा होता है, उनका जो बर्थिंग फ्लूइड होता है, तो उसमें ये वायरस प्रेजेंट होता है और वो धीरे धीरे फिर स्प्रेड होकर अदर डोमेस्टिक एनिमल्स में जाता है। और जब हम उन डोमेस्टिक एनिमल्स में और जो भी एनिमल इस वायरस से इन्फेक्टेड है उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, आपका इसका स्पिल ओवर हमें देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो वैसे आपको मेजर कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, बट आपको यहाँ पर फीवर होता है, हेडेक होता है, ड्राउजीनेस होता है, मतलब कि आपको चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा, मेंटल कंफ्यूजन होता है। इवन जो पर्सन होता है इसका जब एक्सट्रीम लेवल पर जब ये पहुंचता है तो पर्सन की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है और वो कोमा में भी चला जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं क्या क्या प्रिवेंशन हो सकता है, तो करेंटली देयर आर नो वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। यहाँ पे ना तो ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए किसी के लिए भी अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम इंटेंसिव सपोर्ट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दिस वायरस। ओके, इस वायरस से खुद को बचाने के लिए हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक इंटेंसिव सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया में 2001 में सबसे पहले निपाह वायरस का जो केस है वो हमें देखने को मिलता है, कहाँ, सिलीगुड़ी। उसके बाद 2007 में इसका आउटब्रेक होता है इन द नादिया और वेस्ट बंगाल ना। फिर उसके बाद आपको 2018 में केरला में फिर से इसके केसेस देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, इट वॉज लोकलाइज्ड इन कोझीकोडी एंड मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। और अभी भी जो केसेस आ रहे हैं ना वो इसी एरिया से, मतलब इसी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आ रहे हैं। तो और नेक्स्ट टाइम फिर इसका 18 के बाद कोची में यहाँ पर 2019 में देखने को मिलता है और फिर से हमें 2020 में फिर से निपाह वायरस के केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए ये केसेस क्यों हो रहे हैं, अगर हम इन्वायरमेंटली देखें, अगर इन्वायरमेंट में कोई इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट पड़ता है, तो वो किसको अफेक्ट करता है, एनिमल्स को करता है। फिर एनिमल से ही किस में ट्रांसफर होता है, आपका ह्यूमन बींग्स में होता है। इसलिए फिर यहाँ पर बात आती है किसकी, वन नेशन और वन हेल्थ की। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ मॉकरी ऑफ पेडागोगिक एथिक्स, अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब देखिए आप लोगों ने कई सारे वीडियोस यहाँ पर आप लोगों ने देखे होंगे ऑफकोर्स कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की, है ना, जैसे कि इमेजिन अ टीचर हु आस्क्ड द क्लासमेट ऑफ हर 7-year-old स्टूडेंट टू स्लैप हिम वन बाय वन। अब जैसे ये वाला केस आप लोगों ने वीडियो जो आया था, यूपी से एक वीडियो आया था जिसमें टीचर ने एक स्टूडेंट को कहा कि आप क्या करिए, दूसरे बच्चे को यहाँ पे स्लैप करिए।
और भी बहुत सारे केसेस आते हैं, है ना, टीचर्स और स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, हमारा जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन में यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका बेस होता है, बेस की अगर हम बात करते हैं, जो आपका 1st to 8th क्लास होता है, जिसमें हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को प्रोवाइड करने की बात करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसी से क्या बनता है, बच्चे की जो नींव होती है, जिसको हम कहते हैं ना नींव, यहीं से बिल्ड होनी स्टार्ट होती है 1st to 8th क्लास से। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक जो टीचर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, ट्रेन होने चाहिए। टीचर्स के पास नॉलेज तो है, ठीक है, लेकिन आपको अगर यही नहीं पता है कि बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे उन्हें यहाँ पर एजुकेशन, जो आपके पास नॉलेज है उसे बच्चों तक ट्रांसफर करना है, तब तक आपके नॉलेज का यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं निकलता है। ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे, द स्टेट टू यूज RTE compliance criteria for both government and private schools. COVID-19 was not only the factor responsible for the loss of momentum in taking RTE seriously. Parallel spirits of neglect surface of crucial sector of teaching, टीचर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें टीचर्स को, ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है ना, इसमें राइट टू एजुकेशन के साथ साथ और भी क्या है कि टीचर्स को हमें क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, इशू है। तो टीचर्स में अभी जो ये गैप है टीचर ट्रेनिंग का, ये सबसे बड़ा हमारे लिए इशू यहाँ पर बना हुआ है। इवन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया था, एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसका नाम है जस्टिस JS वर्मा। इन्होंने ये पूरे एग्जामिन किया था और एक कमीशन को अपॉइंट किया था, जिसमें ये कहा था कि एग्जामिन द वेरियस अलाइनमेंट्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग। यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग से जो भी वेरियस अलाइनमेंट्स है उन्हें हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है कि ट्रेनिंग यहाँ पर किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। और उसकी जो रिपोर्ट है 2012 में सबमिट भी की गई थी, बट यहाँ पर जो एक अटेंशन मिलना चाहिए उस रिपोर्ट को, वो यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। ये जो होप होती है हमारी, वो थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट लिव्ड यहाँ पर होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपकी नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाती है चट्टोपाध्याय ऑफ एफर्ट। चट्टोपाध्याय एफर्ट क्या है, यहाँ पर जो हमारे एक टीचर होते हैं, मतलब कि एक कमीशन यहाँ पर अपॉइंट की जाती है, उस कमीशन का नाम क्या होता है, DP चट्टोपाध्याय, उनके द्वारा ये चेयर की जाती है, इसलिए हम इसको चट्टोपाध्याय कमीशन भी कहते हैं। ओके, तो इन्होंने भी ये कहा था कि ही वॉज, ये कौन थे, आपके फिलोसफर थे, एंड हिज कमीशन इंक्लूडेड सम ऑफ द बेस्ट माइंड अवेलेबल टू रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग। इन्होंने एक फिलोसफर थे और उनका जो कमीशन था, उन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब कि टीचिंग में क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, इसका एक माइंड मैप आप कह सकते हैं इंक्लूड किया था, दिया था। ये जो रिपोर्ट है बहुत सारे स्कूल्स में शो की गई, जिससे हम क्या कर सकें, इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स है और एथिक्स हैं उसको एज अ प्रोफेशनल यहाँ पर रिगार्ड कर सकें। बट हमें क्या देखता है कि मैनी डिकेड्स हैव बीन पास्ड सिंस दैट रिपोर्ट वाज सबमिटेड एंड हार्डली एनीवन रीड इट नाउ। यहाँ पर सारे स्कूल्स को रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, बट आप देखेंगे कि हार्डली डिकेड्स हो चुके हैं, यहाँ पर किसी ने भी उस रिपोर्ट को यहाँ पर हार्डली रीड किया होगा और उस पर यहाँ पर मतलब कि उस चीज को देखा होगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की होगी। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात आ जाती है कि द चट्टोपाध्याय रिपोर्ट हैड एडवोकेटेड अ वेल रेड थॉटफुल टीचर हु इज कंसाइंस कॉन्शियस ऑफ हर डिसीजन एंड एक्शन। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि टीचर को एक थॉटफुल होना चाहिए, उनके जो एक्शंस हैं, जो डिसीजंस हैं, वो कैसे होने चाहिए, कॉन्शियस होने चाहिए, है ना। तो ये रिपोर्ट में ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई थी। ओके, अब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, बर्थ डेट ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के और स्टेट्समैन भी थे। तो यहाँ पर हमारा यही है कि स्कूल की जो स्कूल होता है ना, स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर यहाँ पर अपने साथ साथ एक कलेक्टिव वॉइस की तरह काम करता है। तो उनकी ट्रेनिंग, वो क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें इस चीज़ पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम बात कर रहे हैं अ कॉम्प्लेक्स पाथ टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। देखिए, आपका ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है। ओके, अब ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इन ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए कई सारे आपके रास्ते आते हैं। क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि हम पहले क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, आप सभी को अच्छे से याद होगा, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इथेनॉल ब्लेंडिंग की।
किसकी? इथेनॉल ब्लेंडिंग की यहाँ पर के बात की थी। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आएंगे तो उसमें आपका जो अभी एग्जिस्टिंग आपके जो व्हीकल्स हैं उसमें क्या करना होगा, पूरा उनका जो सिस्टम है चेंज करना होगा उनका, क्योंकि अभी उसका सिस्टम कैसा है कि वो डीजल और पेट्रोल से चल रहे हैं। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में उन्हें कन्वर्ट करना है तो पूरा सिस्टम उसका चेंज करना होगा। वो हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली भी हो जाएगा, उसको अचीव करने में टाइम भी लगेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं? एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि आपके वो व्हीकल्स जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं उसमें हम क्या करेंगे? एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। मतलब डीजल और जो पेट्रोल है उसके साथ एथेनॉल को मिक्स किया जाएगा। इससे क्या है, जो उनका अमाउंट है पेट्रोल और डीजल का वो कम हो जाएगा और हम यहाँ पर जो एमिशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर हमारा एक पॉलिसी है, उसका टारगेट रखा गया कि हमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करना है बाय 2025 एंड 2026। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब ये कहा जा रहा है फर्स्ट चीज ये आ रही है, एथेनॉल हमें मिलेगा कहाँ से? पहले हमें आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन समझने की जरूरत है। बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मतलब यहाँ पर ये है, बायो आप कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लिविंग चीज है उससे हम फ्यूल बना रहे हैं। सो बायोफ्यूल इज अ ब्लैंकेट टर्म दैट इंक्लूड बोथ सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल फ्यूल। यहाँ पर एक ब्लैंकेट टर्म है जिसमें सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल दोनों फ्यूल आते हैं। एंड an understanding of their differences will be essential to drive effective decarbonization action। अब इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या हैं? जो एथेनॉल यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 जनरेशन है। कौन कौन सी हैं? देखिए आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल को यहाँ पर जनरेट करने की होती है, एथेनॉल को जनरेट करने की है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एडिबल आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन, कॉर्न, स्टार्च, राइस, इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। पहली चीज ये हो गई, इसे हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्या होते हैं कि जैसे कि राइस हुआ, राइस हस्क हो गया है ना, जैसे कि राइस यहाँ पर इसके अंदर होता है। अब राइस का ये जो छिलका होता है आप ऐसे समझ लीजिए, और जो भी ये वेस्ट निकलता है आपका, जिसे हम लेफ्ट ओवर फूड क्रॉप जितने भी होते हैं उनका जो लेफ्ट ओवर होता है, उससे जो यहाँ पर हम बायोफ्यूल जनरेट कर रहे हैं उसे हम सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि गाय, जो आपके कैटल्स होते हैं, लाइफ स्टॉक्स होते हैं, पोल्ट्रीज में जितने भी आपके लाइफ स्टॉक्स होते हैं, उनका जो फीडिंग आइटम है, जो उनको फूड दिया जाता है, जैसे कि आपको भूसा दिया, उनको फीडर दिया जाता है, भूसा, ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो फूड क्रॉप्स का जो लेफ्ट ओवर होता है उसका यूज करके यहाँ पर क्या किया जाता है, बायोफ्यूल को हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड जनरेशन में आता है। थर्ड जनरेशन आपका यहाँ पर क्या है कि हम जो एल्गी है, आपके फंगाई है, एल्गी है, इनका जो जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका यूज करके हम क्या करें, बायोफ्यूल्स को यहाँ पर जनरेट करें। सो दैट इज थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हम बात करते हैं जिसमें हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप और जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनका हम यहाँ पर यूज करें। सो दैट इज फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। तो दे आर कार्बन नेगेटिव। तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन है। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि जो फोर्थ जनरेशन से बायोफ्यूल यहाँ पर हम बना रहे हैं इंडिया में, अभी किसका यहाँ पर यूज किया जा रहा है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का यूज किया जा रहा है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंडिया में शुगर केन और राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो सरप्लस में होता है। बट यू हैव टू मतलब कि इस पर फोकस करना होगा कि जो यहाँ पर फूड क्रॉप्स, जो आपके शुगर केन है और राइस का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो यील्डिंग प्रोसेस है उसमें ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा लगता है ना। राइस का जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। शुगर केन का जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी लगता है। तो आने वाले टाइम पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप सभी को पता है, तो ये उसको क्या करेगा, हर्डल करेगा। ठीक है, सो देखिए, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इम्प्लीकेशन ऑफ द ग्रोइंग शुगर केन आर वेल नोन, बट द फूड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन and using food grain for ethanol production are harder to imagine because India is currently सरप्लस फूड प्रोड्यूसर। अभी इंडिया यहाँ पे सरप्लस फूड प्रोड्यूसर है, बट फ्यूचर में यह हमारे लिए क्या बन सकता है, मतलब कि खतरे का कारण, फूड इनसिक्योरिटी का रीजन भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया। दूसरी चीज अभी हमने ये कहा कि हमारे लिए हमें बायोफ्यूल यहाँ पर हम क्या करना है, बनाना तो है, बट हमें क्या इंश्योर करना होगा, उसे सस्टेनेबल हम उसका प्रोडक्शन करें। क्या करें, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करें। तो आपके लिए जो सेकेंड जनरेशन है, जो फूड क्रॉप्स के जो लेफ्ट ओवर्स है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बायोफ्यूल का जनरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होगा, सस्टेनेबल भी होगा,
ठीक है। तो हम फूड सिक्योरिटी को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं और बायोफ्यूल का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। बट इंडिया में अभी क्या हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, इसे हमने अभी क्या किया, अडॉप्ट करके रखा है। इवन जो हमारा G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसमें भी हमने ये कहा कि हम सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स का यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे फ्रॉम द क्रॉप रेसिड्यू एंड अदर वेस्टेज, जो अभी अदर वेस्ट हैं, और लो वाटर एंड ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए इसमें कितना वर्क होता है, इसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें एक सस्टेनेबल बायोमास यूज करने की जरूरत है। अगर हमें नेट जीरो एमिशन चाहिए तो जो एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि हम मतलब कि किसी चीज को यहाँ पर दांव पर लगाकर करना होगा। सो अचीविंग ट्रू सस्टेनेबिलिटी इज अ कॉम्प्लेक्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट ऑफ बायोफ्यूल्स। अगर यहाँ पर हमें ट्रू सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बायोफ्यूल। देयरफॉर एनी स्ट्रेटेजी शुड बी केयरफुली एग्जामिन। हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं उसे केयरफुली हमें एग्जामिन करना होगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ लार्जर इकोसिस्टम टू अवॉइड अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज देखने को ना मिले, इसलिए कोई भी हम अगर यहाँ पर स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं, एक्शन लेकर करते हैं, तो उसे हमें केयरफुली एग्जामिन करना होगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रोटेक्टिंग फ्लड प्लेन्स इज अ नीड ऑफ द आवर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है फ्लड प्लेन्स को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। फ्लड प्लेन्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन, इसमें फर्स्ट लाइन आप इसकी रीड करेंगे, बहुत ही प्यारी लाइन है, ह्यूमैनिटी इज स्ट्रगलिंग विद अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एज वेल एज एक्सेस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अभी आज के टाइम पे ह्यूमैनिटी है ना, वो किससे यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, वाटर की शॉर्टेज भी हो रही है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सेस भी हो रहा है। बहुत सारे इसमें फ्लड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पाकिस्तान में लास्ट ईयर फ्लड आया था जिसमें 1700 लोगों की जान गई थी और 33 मिलियन पीपल इससे अफेक्ट हुए थे। इसी तरीके से 2013 में फ्लड आता है उत्तराखंड में, 14 में कश्मीर वैली में फ्लड आता है, 15 में आपका चेन्नई में आता है, 17 में आपका गुजरात में आता है, जिसके कारण यहाँ पे मैसिव डैमेज होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का और लाइवलीहुड का। उसी के साथ अभी इस साल हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी ने नॉर्थ इंडिया में देखा था कितना ज्यादा फ्लड आया था। यमुना रिवर ने अपना जो वाटर लेवल था उसे 208.5 मीटर जो मार्क था उसे भी यहाँ पर क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब कि 45 ईयर का जो ओल्ड रिकॉर्ड था उसे भी ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे इंडिया, ये बताया जा रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओवर 40 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पर क्या है हमारा, जो पार्ट नियरली 12% टोटल लैंड एरिया इंडिया में है, जो कि किसका प्रोन है, फ्लड का प्रोन है। मतलब इंडिया में जो हमारा 12% लैंड एरिया है वो किससे प्रोन है, यहाँ पर फ्लड्स है। और स्पेशली इसका मेन रीजन ये दिया जा रहा है कि जैसे कि रिवर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंक्रोचमेंट हो रहा है। इंक्रोचमेंट मतलब फॉर एग्जांपल बारिश कम हुई तो रिवर ने अपना जो रास्ता है वो थोड़ी सी सिमट गई, मान लीजिए ये इतनी हो गई, ठीक है, इतने में सिर्फ ये बह रही। अब ये एरिया खाली पड़ा है तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया, घर बना लिया और रहने लगे, उस चीज को एनक्रोच कर लिया। मान लीजिए वाटर लेवल, बारिश अच्छी हुई, वाटर लेवल बढ़ गया, तो वो तो मतलब जो वाटर का बैंक था उसने तो अपना एरिया ही कवर किया। अब आप उस चीज को अगर कह दें कि यहाँ पर बाढ़ आ गई तो ये तो गलत होगा ना, वो तो अपने रास्ते में जा रही थी, आप लोग उसके रास्ते में आए, तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब इसे हमें क्या करना होगा, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसे चेंज करना होगा। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इवन हम बात करते हैं जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, ये भी यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे फ्लड आते हैं, बट उन्होंने क्या किया, फ्लड रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर लेकर आए, जिससे कि वो क्या कर सकें, ये जो फ्लड प्रोडक्शन है उसको अपोज कर सकें। ओके, तो यहाँ पर टेक्निकल मेजर्स भी हमें स्ट्रेटेजी के साथ, प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी के साथ साथ यहाँ पे हमें टेक्निकल मेजर्स भी लेने होंगे। हम यहाँ पर टेम्पररी फ्लड डिफेंस वॉल लेकर आ सकते हैं ना, वॉल्स को यूज कर सकते हैं। जो भी हमारे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, वाटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड रेस्टोरेशन ऑफ फ्लड प्लेस, इस तरीके की चीजें हम लेकर आ सकते हैं, जिससे हम फ्लड से क्या कर सके, बच सकते हैं। ओके, तो ये देखिए जो हमारा फ्लड प्लेन है, हमें इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जाता है कहाँ पर, आपके फ्लड प्लेन्स में। अब रिवर यहाँ पर जो आपका हाई लेवल और वाटर विद इन देयर बैंक, वो अपना उनका जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अब जब वो अपने पूरे लेवल पर जब आती है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो क्या हो गया, वाटर फ्लो ज्यादा हो रहा है। तो यही सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई। फिर इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन यहाँ पर हो ही रहा है तो इसमें जितने भी लॉ आ रहे हैं रिलेटेड टू लैंड यूज, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज, कोस्टल रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो इन चीजों पर हमें फोकस करना होगा। इवन आप देखेंगे
कि उत्तरांचल रिवर वैली डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये यहाँ पर आया था। हमारे इंडिया में बहुत सारे एक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है जिससे हम क्या कर सके यहाँ पर इस चीज को बड़ा मतलब कि वो कर सके, बट इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है। ओके तो यही सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लॉज हैं, ऐसा नहीं है। लॉज इन इंडिया विच आर मेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर लॉज तो हैं बट दे आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो हमें स्टेट को ये इंश्योर करना होगा कि जो भी यहाँ पे लॉज हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो, तभी हम क्या कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ लॉ लेकर आने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है जिससे हम क्या कर सके, उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करके जितने भी आपके ये फ्लड प्लेन्स एरिया हैं और जो डिजास्टर्स हैं उनसे हम सेव कर सके। ओके सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट है हमारा फॉर सिकल सेल पेशेंट्स एंड इंक्लूसिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पर जो सिकल सेल पेशेंट है, ये जो सिकल सेल होता है इसके में आपकी जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होती है, आप इस तरीके से देखेंगे ये आपकी नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। सिकल सेल्स में क्या होता है, इनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप सिकल सेल क्या है पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये क्रॉनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है जिसके कारण डिसेबिलिटी, आपका जो सिस्टम है सिंड्रोम सिस्टम, यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, एनीमिया भी आपका हो जाता है, जो ऑर्गन होता है उसमें पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, क्रॉनिक ऑर्गन जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो पूरे डैमेज हो जाते हैं। इससे यहाँ पे सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें आपको थकान होती है, वीकनेस होती है, पेलनेस हो जाती है। ट्रीटमेंट में इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन करवाना होगा या फिर जो बोन मैरो यहाँ पर ट्रांसफर होता है, बोन मैरो यहाँ पर जो मतलब कि ट्रांसप्लांटेशन होता है वो यहाँ पर करवाना पड़ता है, तभी इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अब ये जो सिकल सेल है इसके जो केसेस है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके ट्राइबल एरिया में। इसी के चलते जो हमारी मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने जो 7 लाख उनका ये टारगेट है कि 2047 तक जो सिकल सेल डिसीज है उसे पूरी तरीके से हमें खत्म करना है। तो यहाँ पर पूरा क्या हो रहा है, जो 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर 7 करोड़ ट्राइबल पीपल की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो ये सिकल सेल डिसीज है उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकें। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सिकल सेल पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, एक एक्सक्लूसिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि वो किसके अंडर में आ रहे हैं, डिसेबिलिटी के अंडर में आ रहे हैं कि वो क्या है, एक तरीके से डिसेबल है। अब पहले तो इसकी जो वैलिडिटी थी वो 1 ईयर की थी, फिर उसको बढ़ा के 3 ईयर किया गया। ओके इसका पूरा असेसमेंट हुआ, 3 ईयर्स तक वो जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिडेट होगा। पर धीरे धीरे क्या है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है, उससे रिव्यू किया जा रहा है क्योंकि जो सिकल सेल डिसीज है ये लाइफ लॉन्ग इलनेस है आपकी। और ये ठीक कैसे होता है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, तभी इसको हम क्योर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए हमें स्पेशली ये ट्राइबल एरियाज में होता है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन में, तो ये हमारे लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक एक्सक्लूसिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इंश्योर कर सके। ओके सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो सिकल सेल डिसीज क्या है ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वन, रशिया विल हेल्प विथ नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट प्लान पुतिन। अब रशियन जो प्रेसिडेंट हैं और आपके नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी यहाँ पे मुलाकात हुई है और इसमें यहाँ पर रशिया ने ये कहा कि वो नॉर्थ कोरिया का जो सैटेलाइट प्लान है उसको यहाँ पर उसमें हेल्प करेंगे। और कोरिया से ये कहा जा रहा है कि कोरिया भी रशिया की हेल्प करेगा इन दिस वॉर, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वेस्ट के अगेंस्ट में जो वॉर है। और देखिए इन समिट मीटिंग किंग जॉन यून वोज टू हेल्प रशिया इन इट्स सेक्रेट फाइट, उन्होंने इस फाइट को सेक्रेट फाइट कहा है अगेंस्ट द वेस्ट। रशियन प्रेसिडेंट हैंड सीकिंग आर्म्स फ्रॉम योंगाम फॉर इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। और यहाँ पर एक तरीके से हिंट हमें मिल रहा है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से क्या करेंगे, आर्म और एम्यूनिशन को सीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके नाउ न्यूज़ और आर्टिकल्स तो आज इतने ही थे, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये था, along with the budget the finance ministry also places other document before the parliament which include the macroeconomic framework statement। बजट के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी एक और डॉक्यूमेंट को पार्लियामेंट के सामने प्लेस करती है, नेम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पर
किसके मैंडेट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके थ्रू यहाँ पर ये मैंडेट करता है कि बजट के साथ साथ यहाँ पर क्या हो, आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी क्या किया जाए, प्लेस किया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आपका जो FRBM एक्ट 2003 है ये पेश किया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट, लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो और ट्रांसपेरेंसी हो फिजिकल ऑपरेशन, जो भी गवर्नमेंट के फिजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को प्लेस किया जाता है। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा, सो मेक श्योर आप कल का वीडियो देखना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।